तो दोस्तों, आपका फिल्मी चीटी चैनल पर स्वागत है। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2016 में आई मूवी वजीर को। मेन किरदार में हैं फरहान अख्तर और अमिताभ बच्चन सर। और फिल्म की कहानी इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द घूमती रहती है, थोड़े बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ। तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे आपको सुनाता हूँ इस फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम एंटी टेररिज्म स्क्वाड ऑफिसर दानिश को देखते हैं, जो कि अपनी पत्नी रुहाना और बेटी नूरी के साथ रहते हैं। वो अपने परिवार के साथ बहुत खुश हैं और उसकी जिंदगी मस्त चल रही है। लेकिन एक दिन उसे मार्केट में एक आतंकी फारूक रमीज दिखाई पड़ता है, जिसकी उसे तलाश थी। और माना जा रहा था कि वो कराची में कहीं छुपा है, पर वो उसके ठीक सामने था। नूरी उसके साथ ही थी और वो ऑफ ड्यूटी था, पर वो उसे जाने नहीं दे सकता था, इसलिए उसका पीछा करता है। तभी अचानक रमीज गोलियां चलाते हुए उस पर हमला कर देता है, तो दानिश भी पलट जवाब देता है। लेकिन इसी मुठभेड़ में एक गोली नूरी को लग जाती है। वो भागते दौड़ते उसे अस्पताल ले जाता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार रुहाना दानिश को ही मानती है और उससे बात करना बंद कर देती है। दानिश भी अपने आप को ही कोस रहा था कि काश मैंने जोश जोश में फैसला ना लिया होता तो मेरी बेटी जिंदा होती। फैसला तो उसका सही था, लेकिन उसे भी कहाँ पता था कि अचानक ये सब हो जाएगा। पर अब हो गया था, तो पछताने के अलावा उसके पास और कुछ नहीं था। रुहाना दानिश से अलग रहना चाहती थी, तो दानिश अपने दोस्त सरताज के साथ रहने के लिए चला जाता है। एटीएस को रमीज की लोकेशन की जानकारी मिल जाती है, तो पूरी फोर्स वहां पहुंच जाती है उसे पकड़ने के लिए। दानिश को इस मिशन में शामिल नहीं किया गया था, ये सोचकर कि गुस्से में वो कुछ और ही कर देगा। पर उसे कहीं से पता चल जाता है, तो वो भी वहां पहुंच जाता है और अकेले ही आतंकियों को मारने लगता है। उसे कुछ नहीं दिख रहा था सिवाय अपने बेटी के कातिल के, तो वो रमीज को पकड़ के उसके शरीर को गोलियों से छल्ली कर देता है। दानिश ने अपना बदला तो ले लिया, लेकिन उसने नियमों का उल्लंघन किया और रमीज को जिंदा पकड़ना था, क्योंकि वो भारत आया था एक नेता से मिलने। तो उसे पकड़ के पता चल जाता कि वो किस नेता से मिलने आया था। पर दानिश ने सारा प्लान बिगाड़ दिया, इसलिए उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। दानिश ने भले ही रमीज को मार दिया, पर वो इस बात को भूल नहीं पा रहा था कि उसकी वजह से उसकी बेटी नहीं रही, इसीलिए उसकी कब्र के सामने खुद की जान लेने का सोचता है। पर तभी एक गाड़ी उस पर रोशनी मारती है, तो वो रुक जाता है और फिर वो गाड़ी वहां से चली जाती है। वहां से जाते समय दानिश को एक बटुआ मिलता है, तो वो पहुंच जाता है उसके मालिक को देने। वो बटुआ था ओमकार नाम के व्यक्ति का, जो कि शरीर से अपाहिज था और बच्चों को चेस खेलना सिखाता था। सब उन्हें पंडित जी कहकर बुलाते थे। पंडित जी कहते हैं कि इस बटुए में मेरी बेटी की तस्वीर है, जो कि पिछले साल सीढ़ियों से गिर के मर गई। मैं आपकी बेटी नूरी को जानता था, वो अपनी माँ के साथ मेरे पास चेस सीखने आती थी। दानिश जाने लगता है, तो वो कहते हैं कि आप फिर आइएगा कभी हमारे बच्चों के साथ चेस खेलने, आपको ऐसा फील होगा जैसे नूरी के साथ खेल रहे हैं। दानिश को हर रोज नूरी और रुहाना की याद सताती थी, तो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए वो पंडित जी के घर चला आता है बच्चों के साथ चेस खेलने। पंडित जी उसे चेस खेलना सिखा देते हैं, तो बच्चों के साथ वक्त बिताकर उसे थोड़ा अच्छा फील होता था। पंडित जी कहते हैं कि अपनी बेटी के कातिल को मारकर तुम्हें अच्छा लगा होगा ना, मुझे भी अच्छा लगेगा अगर मैं अपनी बेटी के कातिल को मार दूं। वेलफेयर मिनिस्टर याजाद कुरैशी, जो अमन और भाईचारे का मसीहा बना फिरता है, वो है मेरी बेटी का कातिल। मेरी बेटी नीना उसकी बेटी को शतरंज सिखाने जाती थी। एक दिन वहाँ से फोन आया कि आपकी बेटी के साथ एक हादसा हो गया है। कुरैशी का कहना है कि नीना का संतुलन बिगड़ा और वो सीढ़ियों पर से गिर गई और उसी कारण उसकी मौत हुई। लेकिन मुझे पता है कि वो हादसा नहीं बल्कि खून था। घर जाकर दानिश याजाद कुरैशी के बारे में जानकारी लेता है, तो पता चलता है कि 8 साल पहले कश्मीर के एक गांव में कुछ आतंकियों ने हमला बोल दिया था। उस हमले में गांव के पूरे लोग मारे गए, लेकिन कुरैशी और उसकी बेटी जिंदा बच गए। सरताज बताता है कि उसका सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन उसने फिर भी यही बोला कि हालात बंदूकों से नहीं बदलेंगे, मोहब्बत से बदलेंगे। अपनी बातों और नेकी से पहले लोगों के दिल जीते और फिर इलेक्शन। 8 साल के अंदर अंदर वो कल्याण मंत्री बन गया। उसकी बेटी का नाम रूही है और नीना उसे 2 साल से चेस खेलना सिखा रही थी, पर मुझे नहीं लगता कि उसका खून हुआ है।
पूछताछ के लिए दानिश कुरैशी से मिलने जाता है, पर वो उससे मिल नहीं रहा था। जब कुछ सीनियर ऑफिसर वहां आते हैं तो चालाकी दिखाते हुए कुरैशी तब दानिश को अपने पास बुलाता है ताकि कुछ भी उल्टा सीधा पूछे तो सबके सामने वही गलत हो जाए। कुरैशी कहता है कि आपने उस आतंकी को मारा जिसने मेरे पूरे गांव को खत्म किया था, इसीलिए मैंने ऑफिसर से विनती की है कि आपको वापस नौकरी ज्वाइन करने दें। दानिश पूछता है कि नीना आपके घर की सीढ़ियों से कैसे गिरी, तो सभी ऑफिसर चौंक जाते हैं कि ये क्या पूछ रहा है। कुरैशी कहता है कि किस्मत ने पंडित जी के साथ बड़ी नाइंसाफी की है। कट्टरपंथियों ने कश्मीर में उनका घर जला दिया, कार एक्सीडेंट में उनकी बीवी की मौत हो गई और अपने 2 पैर भी खो दिए, और पिछले साल उनकी बेटी सीढ़ियों से गिर गई। बिल्कुल मुमकिन है कि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। आप तो उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं ना, उनका ख्याल रखिए और अपना भी। सीनियर ऑफिसर उसे खूब भड़काते हैं कि ये क्या कर रहे थे तुम, अभी तो सिर्फ सस्पेंडेड हो, लेकिन अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो अंदर भेज दिए जाओगे, समझे। रूहाना की बहुत ज्यादा याद आने पे दानिश उससे मिलने की कोशिश करता है, पर वो मिलना नहीं चाहती थी। अपना दुख लिए आधी रात वो पंडित जी के पास चला जाता है और फिर चेस खेलते हुए दानिश अपना सारा दुख उन्हें सुना देता है। पंडित जी रूहाना के पास जाकर कहते हैं कि नीना ने एक डांस ड्रामा लिखा था जो कि मेरे स्टूडेंट्स परफॉर्म करने वाले हैं, तो आप उन्हें डांस सिखा देती तो अच्छा होता, पर रूहाना साफ मना कर देती है। वो कहते हैं कि यहाँ एक और माँ है जिसने अपनी बेटी को खो दिया है। उनकी बेटी जिंदा तो है लेकिन उसने जीना छोड़ दिया है। जो आपके और मेरे साथ हुआ उसे आप अपनी अम्मी के साथ मत कीजिए, उनकी बेटी को मत मारिए। अब दानिश रूही से मिलने उसके स्कूल जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो नीना के बारे में कुछ पूछ पाता, कुरैशी की हेल्पर उसे लेके चली जाती है। दानिश पंडित जी से मिलने जाता है तो वो देखता है कि वहाँ रूहाना बच्चों को डांस सिखा रही है। दानिश को देख रूहाना वहाँ से जाने लगती है तो पंडित जी उसे रोक कर कहते हैं कि तुम अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार उसे मानती हो ना। वो भी यही मानता है। मैं उस रात जब नूरी की कब्र पर गया तो मैंने देखा कि दानिश खुद की जान लेने वाला था। अगर उस दिन वो खुद की जान ले लेता तो आप फिर किसे जिम्मेदार मानती। आप लोग कितने खुशकिस्मत हैं कि एक दूसरे के कंधे पर सर रख के कम से कम रो तो सकते हैं। रूहाना को पंडित जी की बातें थोड़ा बहुत समझ आती हैं कि गलती दानिश की नहीं थी। उसे भी दुख है अपनी बेटी के जाने का, बल्कि रूहाना से ज्यादा दुख है। कुरैशी रूही को दानिश की फोटो दिखाते हुए पूछता है कि ये आदमी तुमसे मिलने आया था क्या, तो रूही डर डर के हाँ में जवाब देती है। वो प्यार से कहता है कि अगर ये आदमी तुमसे दोबारा मिले और कुछ पूछे तो बिल्कुल भी मुंह मत खोलना, वरना आप तो जानते ही हो कि आपके अब्बू क्या करेंगे आपके साथ, मेरी प्यारी बच्ची। कुरैशी अपनी कुर्सी की ताकत का इस्तेमाल करके नीना के केस की फाइल बंद करवा देता है, जिससे कि पंडित जी को बहुत गुस्सा आता है। जब कुरैशी की लाल बत्ती वाली गाड़ी रोड से गुजर रही होती है तो पंडित जी बीच में आकर उसके ऊपर जूता फेंक के मारते हैं। रात में दानिश के पास पंडित जी की नौकरानी पम्मी का फोन आता है कि पंडित जी को कुछ हो गया है, तो वो तुरंत उनके पास पहुंचता है। पंडित जी खून से लालम लाल हो रखे थे। वो बताते हैं कि उनके पास वजीर नाम का कुरैशी का एक गुंडा आया था जिसने मेरे हाथ में चाकू भोंक दिया क्योंकि मैंने कुरैशी को जूता फेंक के मारा था। उसने मेरी व्हील चेयर भी जला डाली और धमकी दी कि कुरैशी के पीछे ना पड़ो वरना वो मार डालेगा। पंडित जी दानिश से कहते हैं कि मैंने उस पर जूता फेंका तो उसने वजीर भेज दिया। कुरैशी सोचता है कि मैं एक लंगड़ा प्यादा हूँ, पर वो नहीं जानता कि मेरे पास भी एक हथियार है, मेरा दोस्त। मुझे अगर कुछ हो गया तो तुम मेरे बादशाह मुझे तो बचा ही लोगे। दानिश कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि आपको कुछ नहीं होने दूंगा। दानिश के पास वजीर का कॉल आता है जो कि कहता है कि तुमने पंडित से वादा किया कि तुम उसे कुछ नहीं होने दोगे, लेकिन मैं तो करके रहूंगा। कुरैशी की फोन कॉल्स का रिकॉर्ड सुनने पर दिनेश को पता चलता है कि कुरैशी कल कश्मीर जा रहा है और वजीर आज ही उससे मिलने वाला है। वो उस लोकेशन पर पहुंच जाता है जहां वजीर मिलने वाला था, पर वो कहीं नहीं मिलता। तभी वजीर कॉल करके कहता है कि एक रिकॉर्डिंग से आप यहाँ तक चले आए, अपने मित्र पर नजर रखिए जाके, नहीं तो उसे कुछ हो गया तो आपको ही दुख होगा। अब एक दिन पंडित जी दानिश सरताज पंडित जी के घर जाते हैं तो वहाँ एक छोटा सा धमाका होता है। धमाके के पास एक चिट लगी हुई थी जिसमें लिखा था कि आपका दोस्त कश्मीर जा रहा है, उसे रोक लो वरना वो मारा जाएगा। ये सब वजीर का किया धरा था। दानिश पंडित जी से अपनी नाराजगी जताता है कि आप अकेले उसके पीछे क्यों पड़े हैं। पंडित जी कहते हैं कि ये लड़ाई मेरी है, मुझे ही लड़ना होगा। तो दानिश कहता है कि ये लड़ाई आपकी थी, अब हमारी है। अब आप एक सेफ
हाउस में रहेंगे और आपको कहीं नहीं जाना है। आखिरकार रूहाना अपने गुस्से को किनारे करके दानिश को भी समझते हुए उसके पास आ ही जाती है। पंडित जी चुपके से दानिश की नजरों से बच के निकलने में कामयाब हो जाते हैं, पर दानिश उन्हें ढूंढ ही लेता है। तभी वजीर दानिश को कॉल करके कहता है कि अब खेल खत्म, और फिर तुरंत पंडित जी की वैन में धमाका हो जाता है और वो मारे जाते हैं। दानिश देखता है कि कुरैशी पंडित जी को मरवा कर कश्मीर पहुंचकर आराम से रैली कर रहा है, तो उसके सर पर खून सवार हो जाता है उसे खत्म करने का। कश्मीर पहुंचकर दानिश वहां के एसपी साहब विजय से मिलता है, जो कि उसका दोस्त था और मदद करने वाला था कुरैशी को पकड़ने में। हम देखते हैं कि कुरैशी एक रैली में भाषण दे रहा होता है, तो विजय वहाँ छोटे छोटे विस्फोट कर देता है ताकि भगदड़ मच जाए। कुरैशी बचने के लिए अपने कमरे में छुप जाता है और उसके आदमी बाहर खड़े पहरा दे रहे होते हैं। दानिश फोर्स की पोशाक पहनकर कुरैशी के गुंडों को मारते हुए कमरे के अंदर घुस जाता है और फिर कुरैशी को भी अच्छे से धोता है। बाहर आर्मी आ चुकी थी, तो विजय हवाई फायरिंग करके उन्हें रोकने में लगा था। दानिश उससे वजीर के बारे में पूछता है, तो कुरैशी कुछ नहीं बोल रहा था, तो वो उसके ऊपर बंदूक तान देता है। रूही जो उस कमरे में छुपकर बैठी थी वो बाहर निकल आती है, तो कुरैशी उसे अपने पास बुलाता है। तो रूही कहती है कि आप मेरे अब्बू नहीं हो। वो बताती है कि कुरैशी कोई आम नागरिक नहीं, बल्कि वो भी उन आतंकियों में से एक था जिसने सबको मार डाला था। जब आर्मी वाले आए तो उन्हें गोली लग गई, तो मुझे पकड़ के पहले डराया और फिर अपनी बच्ची बता के ये बच गए। सबके सामने ये मसीहा बन गए। ये मुझे मारते हैं और डरा के रखते हैं। नीना दीदी को भी इन्होंने ही मारा था, क्योंकि मैंने उनको ये सब कुछ बता दिया था। दानिश को एक और बात याद आती है कि रमीज किसी नेता से मिलने आया था, तो वो नेता कोई और नहीं कुरैशी था। जितने भी लोग अब तक मरे सभी का जिम्मेदार कुरैशी था। तो दानिश लगातार उस पर गोलियां चलाते हुए उसे नरक का रास्ता दिखा देता है। रूही मीडिया के सामने आकर सब सच बताते हुए कुरैशी की अच्छी और मसीहा वाली इमेज का पर्दा फाश कर देती है। अब कहानी यहाँ से कुछ महीने आगे जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि दानिश और बाकी सभी बच्चों का ड्रामा देखने गए होते हैं, जो कि पंडित जी कराना चाहते थे। वो ड्रामा देख दानिश का दिमाग टनकता है कि सब हो गया, लेकिन वजीर का पता नहीं चला। पंडित जी ने जो बताया बस वही पता है, और असल में वजीर कहाँ है किसी ने ना देखा ना जाना। वो पम्मी से पूछता है कि जिस रात पंडित जी पर हमला हुआ क्या तुमने वजीर को देखा था? तो वो कहती है कि नहीं। हाँ, लेकिन पंडित जी ने मुझे एक पेन ड्राइव दी थी, ये कहते हुए कि कभी ना कभी दानिश वजीर को ढूंढते हुए तुम्हारे पास जरूर आएगा, तो तुम ये वजीर वाली पेन ड्राइव उसे दे देना। दानिश अब पेन ड्राइव को चलाता है, तो उसमें पंडित जी का एक वीडियो था, जिसमें वो कहते हैं कि आखिर आप सीखना सीख ही गए और यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो मतलब जीतना भी सीख गए। टांगे नहीं, बंदूक नहीं, कुछ भी नहीं, तो क्या ही करता? कैसे पहुंचता कुरैशी के पास? मुझ जैसे कमजोर प्यादे के पास बस एक ही रास्ता था। एक एक कदम चलकर मैं आखिरी खाने तक पहुंच वजीर बन गया। यहाँ हमें पता चलता है कि वजीर नाम का कोई भी शख्स था ही नहीं, सब कुछ नाटक था पंडित जी का। उन्होंने दानिश को पहले अपना गहरा दोस्त बनाया, दोस्ती की फीलिंग पैदा की और ऐसा साथ जोड़ा कि अगर उन्हें कुछ हो जाए तो दानिश जरूर कुछ ना कुछ तो करेगा ही। उन्होंने खुद ही अपने हाथ पर चाकू मारा था और व्हील चेयर भी खुद ही चलाया। आवाज बदलकर वो दानिश से वजीर बन के बात करते थे। उन्होंने दानिश के मन में ये बात डाली कि कुरैशी ने वजीर नाम के गुंडे को पंडित जी के पीछे लगा रखा है उसे मारने के लिए। अब ये बात भी समझ आ जाती है कि क्यों वजीर को सारी बातें पता होती थी। पंडित जी ने खुद को मार डाला ताकि दानिश का खून खोले और वो कुरैशी को मारने पहुंच जाए और उनका बदला पूरा हो। उनकी बेटी मर गई, लेकिन उन्हें इंसाफ न मिला और वो अकेले तो कुछ कर नहीं सकते थे। इसीलिए ये खेल रचाया जब देखा कि दानिश का दुख भी उनके जैसा ही है। खुद की कुर्बानी देकर उन्होंने नीना की मौत का बदला लिया और वो इस खेल में हार कर भी जीत गए। पंडित जी दानिश से कहते हैं कि मैं ऊपर जाके अपनी बीवी, अपनी बेटी और तुम्हारी बेटी नूरी के साथ रहूंगा और तुम रूहाना के साथ खुश रहना। दानिश की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसने अपने इतने अच्छे दोस्त को खो दिया और ये आखिरी मैसेज था उसके लिए अपने दोस्त की तरफ से। रूहाना भी सब कुछ सुन लेती है, तो वो दानिश को गले से लगा लेती है और फिर इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों, हमने देखी एक ऐसी कहानी जहां सबकी जिंदगी में दुख है और सब बदला लेना चाहते हैं अपने किसी चहेते की मौत का। सबसे बड़ा खेल यहाँ पंडित जी ने खेला, पर उनका एक दांव मुझे अच्छा नहीं लगा। उन्हें मरने की क्या जरूरत थी। धीरे धीरे तहकीकात करते हुए दानिश को कभी न कभी तो पता चल ही जाता कि जिस आदमी की वजह से उसकी बेटी की जान गई वो कुरैशी का ही साथी है, और फिर दानिश कुरैशी को ठिकाने लगा ही देता जैसे बाद में लगाया। दानिश ने तो ये भी कह दिया था कि अब लड़ाई सिर्फ उनकी नहीं हमारी है, मतलब कि वो तैयार था पंडित जी के लिए कुछ भी करने के लिए, और उसने तहकीकात भी शुरू कर दी थी। उन्होंने वजीर को जन्म दिया दानिश को उकसाने के लिए, तो वहाँ तक तो सब सही चल रहा था। लेकिन उनके मरने ना मरने से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि होना वही था जो हुआ। पंडित जी ने दानिश से दोस्ती तो की थी, पर दोस्ती के पीछे उनका अपना मकसद था। एक तरह से कह सकते हैं कि उन्होंने उसका इस्तेमाल किया एक हथियार की तरह। फिल्म की कहानी अच्छी है और मेन बात की ओरिजिनल है, किसी फिल्म की रिमेक नहीं है। बस ये है कि बहुत ज्यादा कुछ सस्पेंस नहीं है। शुरू से हमें पता होता है कि आखिर में क्या होगा। इस फिल्म को लिखा है विदु विनोद चोपड़ा ने। ये वही हैं जिन्होंने ब्लॉकबस्टर फिल्म 12th फेल बनाई है। पहले वो इसे हॉलीवुड फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन फिल्म के प्रोड्यूसर की मौत हो गई तो बनी नहीं। फिर बाद में इसे हिंदी में बनाया गया। अगर आपको कंफ्यूजन हो कि पंडित जी बिना पैर के गाड़ी कैसे चलाते थे, तो आपको बता दूं कि उन्होंने अपनी गाड़ी उसी हिसाब से मॉडिफाई करवा ली थी। बस ये समझ के बाहर है कि उन्होंने बॉम्ब बनाना कहां से सीख लिया। और फिर से वही गलती कि जब पंडित जी वजीर की आवाज में दानिश को अनजान नंबर से कॉल करते थे तो उस नंबर की जांच पड़ताल क्यों नहीं की। दानिश जब कुरैशी की फोन की रिकॉर्डिंग सुन रहा था तो उसमें वजीर की रिकॉर्डिंग कहां से आ गई। ये तो तभी हो सकता है जब सरताज भी पंडित जी से मिला हो, वरना ये होना मुमकिन नहीं। विजय जो बंदूक इस्तेमाल कर रहा है वो शायद स्नाइपर वाली बंदूक है, पर वो चला ऐसे रहा था जैसे AK-47 हो। मुझे बंदूकों की ज्यादा जानकारी नहीं है, पर जिसे है वो जरूर बताए कि क्या इस बंदूक से AK-47 की तरह गोलियां चलाई जा सकती हैं या नहीं। अब एक्टिंग की बात करें तो सब मंझे हुए खिलाड़ी हैं, तो खराब एक्टिंग की उम्मीद तो की ही नहीं जा सकती। सबने बढ़िया काम किया है। ये एक तरह से वन टाइम वॉच मूवी है जिसे घर वालों के साथ भी देखा जा सकता है। अब वीडियो यहीं पर खत्म होता है, लेकिन जाने से पहले आप बताइए कि आपको इस फिल्म की कहानी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा। आप वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। जो लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करते हुए थोड़ा सपोर्ट दें, ताकि मुझे भी खुशी मिले काम करते रहने की। बाकी मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और नमस्ते।